Welcome to VLearn. This is session 11 of Technology Transfer. So in today's session we are going to discuss about spillover effects of technology transfer to India. Under this category, first of all, we are going to discuss about the models specifications. After that, we are going to discuss influence of foreign direct investment. Then under this we are going to discuss about the technology transfer on the dispersion of productivity. After that we are going to discuss about data and variables. Then we are going to cover comparative performance behavior of domestic and foreign firms. Then after that we are going to discuss about impact of foreign direct investment, or we can say the technology transfer on the dispersion of productivity. So let us start today's session with the topic that is models specifications. So here let us start with the point that is technology spillover. So Dunning argues that perhaps the most widely acknowledged spillover effects of M&E activity are its impact on the competitive position of the industry of which it is part and on the performance of individual firms. यहाँ पर डनिंग ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ स्पिलओवर इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया गया था. लाइक अगर M&E एक्टिविटी की बात करें तो उसके कुछ इम्पैक्ट्स होते हैं जो कम्पिटिटिव पोजीशन है किसी भी इंडस्ट्री की उसको रिप्रेजेंट करते हैं. ये यहाँ पर जो कम्पिटिटिव पोजीशन है वो रिप्रेजेंट करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को, किसी भी फर्म की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को. सो दिस इम्प्लाइज दैट इंक्रीज्ड कंपटीशन कॉज्ड बाय द एंट्री ऑफ MNCs forces the local inefficient firms either to be more productive by investing in physical or human capital or to leave the industry. यहाँ पर इसका मतलब होता है कि जो कंपटीशन है वो इंक्रीज होता है, जो हमारी एंट्री होती है MNCs के थ्रू, जो डिफरेंट कंपनीज हैं उनका जो फोर्सेस होते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ता है, उनको भी हम यहाँ पर मेजर करते हैं. यहाँ पर बेसिकली जो प्रोडक्टिव मेजर्स हैं वो इन्वेस्ट किए जाते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल. यहाँ पर फिजिकल फॉर्म में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और ह्यूमन कैपिटल के फॉर्म में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वी कैन से दैट वी कैन लीव द इंडस्ट्री फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग. Now the next thing here is the logical fallout of this is reduced dispersion. So fall in productivity deviation between most efficient firm and rest of the firms of overall productivity in the industry. यहाँ पर लॉजिकल फॉल आउट का मतलब है कि यहाँ पर जो डिस्पर्जन है, जो रिड्यूस्ड रेट है डिस्पर्जन का, उसको शो किया जाता है जो कि शो करता है ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को किसी भी इंडस्ट्री की, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की. जो टोटल ग्रोथ है उसको हम यहाँ पर लॉजिकल फॉल आउट के थ्रू रिप्रेजेंट कराते हैं. जो उसमें रिडक्शन हुआ है, जो फॉल आउट हुआ है, उसको हम यहाँ पर शो कराते हैं. दैट मीन्स यहाँ पर जो डिक्रीज्ड रेट है प्रोडक्टिविटी का, उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम फॉल आउट टेक्निक यूज करते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑन द डिस्पर्जन ऑफ प्रोडक्टिविटी. सो यूजिंग पैनल डेटा, Schmidt and Sikles in 1984 have suggested a way to estimate the firm specific productivity. फर्म से रिलेटेड एक स्पेसिफिक प्रोडक्टिविटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया. सो इफ y इज ए फंक्शन ऑफ टू इनपुट्स से लेबर एंड कैपिटल, देन yijt इक्वल्स टू aijf दैट इज lijt kijt. ये हमारा एक फंक्शन है. यहाँ पर l रिप्रेजेंट करता है लेबर को, k रिप्रेजेंट करता है कैपिटल को. तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी दैट मीन्स y, उसको हम रिप्रेजेंट कराएंगे एक फंक्शन की हेल्प से which is represented as aig. Then f represents the function here. So within f we have two parameters that is lijt and kijt. Now here aij is the level of productivity. यहाँ पर जो aij है वो
प्रोडक्टिविटी के लेवल को शो करता है. सो विच इज अज्यूम्ड टू वेरी अक्रॉस फर्म्स एज ईच फर्म इज अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी. अब यहाँ पे ये जो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी होगा वो हर एक फर्म के लिए डिफरेंट होगा, क्योंकि जितनी भी हमारे पास फर्म्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होती है उनकी. दैट मीन्स दीज आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, फर्म्स होती हैं, ये टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं. उनका वे ऑफ ऑपरेशन डिफरेंट होता है, वे ऑफ फंक्शनिंग डिफरेंट होता है, रूल्स एंड प्रोसीजर्स डिफरेंट होते हैं. सो दीज आर टोटली डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज. So they behave differently even in similar conditions because of their routines and past behavior. अब यहाँ पर अगर उनकी कंडीशन सिमिलर हैं, उन्हें सेम आउटपुट जनरेट करना है, तब भी जो उनकी फंक्शनैलिटी है वो डिफरेंट होती है. ये फंक्शनैलिटी डिफरेंट होने का रीज़न है कि उनके जो रूटीन्स हैं या बिहेवियर है या जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट होता है. सो फॉर ईच सेक्टर द मॉडल बिकम्स YIT equals to AI plus BXIT plus EIT. Here we have different values of I, like from 1 to n, and similarly we have different values for T as well, like T equals to 1 to up to T. So now the next thing here is n is the total number of forms. यहाँ पर जो n है वो total number of forms को represent करता है. Similarly T is the time period. T represent करता है हमारे time period को. Now YIT is the log of value added for ith form at time t. जो YIT है वो represent करता है हमारे added value को at a particular point of time, that is t. So similarly XIT is a matrix of log of inputs. B is a vector of constant parameters to be estimated. XIT एक मैट्रिक्स है जो कि इनपुट वैल्यूज को शो करेगा. सिमिलरली B एक कांस्टेंट वेक्टर है जो कि पैरामीटर्स को शो करेगा जो हमें कैलकुलेट करनी है. And AI is a vector of intercepts separate for each firm and is invariant over time. और यहाँ पर जो AI है वो एक हमारा वेक्टर है जो कि इंटरसेप्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा. So here without imposing the assumption of uncorrel, the level of multi-factor productivity can be examined relative to the level as achieved by the most efficient firm in each sector J. अब यहाँ पर हम assumptions को impose नहीं करते हैं. So after that मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी के हेल्प से हम डिफरेंट फैक्टर्स को एग्जामिन करते हैं रिलेटिव टू द लेवल एज अचीव्ड बाय द मोस्ट एफिशिएंट फर्म इन ईच सेक्टर जे. ये जो हम कंपैरिजन करते हैं ये उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ करते हैं जो कि बेस्ट है, जिसने एफिशिएंटली जो टारगेट हैं उनको अचीव किया है. Now for n firms there would be n estimated productivity measures with each sector J given by A1J, A2J, A3J and ANJ. यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, प्रोडक्टिविटी मेजर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम हर एक सेक्टर में कुछ फैक्टर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, लाइक A1J, A2J, A3J up to ANJ. So defining AJ equals to max AIJ as the productivity of most efficient firm in the industry, then relative efficiency for a firm I is given by किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जो रिलेटिव एफिशिएंसी है उसकी वर्क करने की, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक रिलेशन के थ्रू विच इज गिवन एज अंडर ZIJ equals to AIJ minus AJ. Here I equals to 1 to n. So this attedness of AI. Now to test the spillover hypothesis of technology. अब यहाँ पर ये जो spillover hypothesis है कि इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर डिस्पर्जन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. डिस्पर्जन ऑफ प्रोडक्टिविटीज को बोला जाता है. तो यहाँ पर हम एक रिलेशन ड्राइव करते हैं डिस्पर्जन के लिए विच इज एज हेयर. सो वी हैव UIJ इक्वल्स टू F, that is FDI underscore FIR MIJ, then ALTIJ, then FDI underscore sector J. So here FDI firm and FDI sector are the variables. FDI firm है और जो FDI sector है ये हमारे पास variables हैं यहाँ पर अकाउंटिंग के for the foreign presence in the firm and the industry respectively.
ये फॉरेन प्रेजेंस को शो करते हैं किसी फर्म में और इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली ALT इज द वेरिएबल एक्सप्लेनिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर थ्रू चैनल्स अदर देन FDI। अब यहाँ पर जो ALT है वो शो करता है कि जो डेटा ट्रांसफर हुआ है वो FDI के थ्रू नहीं हुआ है, कोई और टेक्नोलॉजी यूज की गई है डेटा ट्रांसफर के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए। Now these above equations need to be modified to control for the size of the firm। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशंस हैं इनको मॉडिफाई करना पड़ता है ताकि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का साइज, किसी भी फर्म का साइज कंट्रोल कर सकें। सो द रिवाइज्ड इक्वेशन बिकम्स, इसलिए यहाँ पर जो रिवाइज्ड इक्वेशन होती है वो चेंज हो जाती है एंड इट विल बिकम UIJ इक्वल्स टू F, देन FDI अंडरस्कोर FIR MIJ, then alt IJ, then FDI sector J, then size IJ. So these are the vectors here, these are the attributes here. So for firms having no foreign equity participation, that is non-FDI firms, कोई भी ऐसी फर्म जिसके पास कोई भी फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन नहीं होता है, जिसका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है फॉरेन इक्विटी के साथ, उसको हम बोलते हैं नॉन FDI फर्म्स। सो द इक्वेशन टू बी एस्टिमेटेड वुड बी, इसलिए यहाँ पर जो भी इक्वेशन है उसको हम कैलकुलेट करके इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज UIJ इक्वल्स टू F, then we have FDI underscore sector J, then size IJ. Now let us discuss the next topic here, that is data and variables. So the data has been provided by Institute for Studies in Industrial Development, that is ISID। ये जो यहाँ पर डेटा है किसी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी फर्म के लिए, वो प्रोवाइड किया जाता है ISID के थ्रू, विच इज लोकेटेड इन दिल्ली। So the data is for the years 1984 to 85 to 1988 to 89 and covers nearly 90% of the large companies of India। और यहाँ पे ये जो डेटा है वो कंपनीज का nearly 90% डेटा कवर करता है। However, the present analysis uses data for only 388 companies belonging to 8 major industries। लेकिन यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो जो प्रेजेंट एनालिसिस है वो 388 कंपनीज के लिए यूज करता है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। बेसिकली यहाँ पर ये जो बिलोंग करता है डिफरेंट कंपनीज को, तो इनमें से 8 मेजर इंडस्ट्रीज हैं एंड अदर्स एंड रेस्ट ऑफ द 380 आर सम नॉर्मल कंपनीज। The next thing here is the distribution of companies analyzed among the 8 sectors is as follows। अब यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कंपनीज का डिफरेंट बेसिस पर, क्राइटेरिया पर उनको एनालाइज किया गया 8 सेक्टर्स में। These 8 sectors are as follows। Here we have textiles, it contains 69, then automobiles and transport equipment contains 32, then we have electrical machinery, that is 44, then non-electrical machinery and machine tools, it contains 62 industries, then metal products has 45, chemicals 97, cement 21 and paper products has 18. So though at the start of the analysis around 430 companies were considered, जब ये analysis start किया गया initially तो इसमें 430 companies को consider किया गया, but to have greater homogeneity in the data set, some companies which had exceptionally high growth rate of value added or exceptionally high negative growth rate were excluded from the analysis। स्टार्टिंग में यहाँ पर 432 कंपनीज थी, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी कंपनी जिनकी ग्रेटर होमोजेनिटी थी, उनको जिनका एक्सेप्शनल हाई ग्रोथ रेट था या एक्सेप्शनली नेगेटिव ग्रोथ रेट था, उनको यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया गया। अगर हम एक्सेप्शनली हाई की बात करें तो उनका ग्रोथ रेट 75% से अबव कंसीडर किया जाता था, और जो काफ़ी पुअर थे जिनका नेगेटिव ग्रोथ रेट था उनको -25 से नीचे ट्रीट किया जाता था। नाउ इन द एब्सेंस ऑफ डेटा ऑन फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन ऑफ द फर्म, the share of dividends declared in foreign currency to total dividends paid has been used as a measure of foreign equity participation। अब यहाँ पर जो डेटा है उसके एब्सेंस में फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन को चेक करते हैं किसी भी फर्म से रिलेटेड।
So here the share of dividends declared in foreign currency to total dividends paid has been used as a measure of foreign equity participation. अब यहाँ पर जो शेयर है डिविडेंड्स का वो हम डिक्लेयर करते हैं एज अ फॉरेन करेंसी. बेसिकली यहाँ पर टोटल डिविडेंड्स हम पे जो कर रहे हैं उसको कैलकुलेट किया जाता है और उसी के बेसिस पर हम चेक करते हैं हमारे फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन को. Now the next thing here is a firm having this ratio greater than 25% for at least 3 years during 5 years of the study period is considered as a foreign owned firm. अब यहाँ पर कोई भी जो फर्म है जिसका रेशो ग्रेटर देन 25% है तो उसको 3 साल तक कम से कम यहाँ पर 5 पीरियड प्लान को कंसिडर किया जाता है और स्टडी पीरियड उसका ट्रीट किया जाता है किसी भी फॉरेन ओन्ड फर्म के लिए. अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टेबल्स हैं, उनके थ्रू हम डेटा देख सकते हैं. नाउ here we have the definitions and measures employed to construct the variables used in estimations. Now at the end of this session here is an exercise for you. You can try out these questions for yourself. So here the first question is, what is technology spillover? Then the next question is, what is data and variables? So this is the end of today's session. Thank you.